जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चन की सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। इसमें सभी लेटर्स स्मॉल रहेंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। चलिए अब आते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 21 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए इनमें से कौन सा सही है। सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए पहला पॉइंट क्या दिया, मोहम्मद शाह का शासनकाल 18वीं शताब्दी। देखिए मोहम्मद शाह के शासनकाल के बारे में बताया जा रहा है 18वीं शताब्दी। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा मोहम्मद शाह का जो शासनकाल होता है ये 1719 से लेकर के 1748 तक चलता है। 1719 से चलता है 1748 तक। तो देखिए 18वीं शताब्दी के अंतर्गत है, तो पहला पॉइंट सही हो जाएगा। दूसरा दिए बहादुर शाह द्वितीय, जिसे कि जफर भी कहते हैं, का शासनकाल 19वीं शताब्दी। तो बहादुर शाह द्वितीय या जफर का जो शासनकाल होता है ये अंतिम मुगल बादशाह होता है। इसका शासनकाल 1837 से लेकर के 1857 तक चलता है। तो दोस्तों ये भी पॉइंट सही दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट दिए मोरक्कन मूल का अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया 13वीं शताब्दी में। देखिए ये बताया जा रहा है कि जो मोरक्कन मूल का यात्री होता है इब्न बतूता, ये भारत में 13वीं शताब्दी में आता है, जबकि ये 14वीं शताब्दी में आया था। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर इसके आने का कालक्रम एकदम एग्जैक्ट बताया पूछा जाए तो देखिए 1333 से 1347, मतलब 1333 में भारत आया था, 1347 तक रहा था। ये पॉइंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अंतिम पॉइंट इसमें इल्तुतमिश का शासनकाल 14वीं शताब्दी है, जबकि इल्तुतमिश का जो शासनकाल होता है ये 1210 से 1236 तक, अर्थात 13वीं शताब्दी होता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों पहला और दूसरा 2 पॉइंट सही है। तो जब 2 पॉइंट सही है तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प ए, केवल 1 और 2। अच्छा एक चीज यहाँ पे और समझिएगा, जब भी शताब्दी की बात करेंगे, जैसे अगर 10वीं शताब्दी बोला जाएगा ना, तो 10वीं शताब्दी का मतलब पता है क्या है, इसमें ये 901 से लेकर के या 900 से लेकर 999 तक, इसको 10वीं शताब्दी कहेंगे। मतलब जो शताब्दी रहेगा उसका वर्ष हमेशा इससे एक कम रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए 18वीं शताब्दी है तो ये 1719 से लेकर 1748 तक चला है। यहाँ पर 19वीं शताब्दी है तो 1800 तक चला है। तो शताब्दी में जिसका भी नाम लिया जाएगा उसके वर्ष उससे एक कम होंगे। जैसे इस समय 2024 चल रहा है तो ये 21वीं शताब्दी चल रहा है। 2024 में देखिए आप 2024 लिख रहे हैं तो ये 20 आ रहा है, इसका मतलब 21वीं सदी चल रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करें। आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, बताना है कि इसमें कौन सी घटना किस प्रकार से होती। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट दिया औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक, दूसरा पॉइंट दिया शिवाजी का राज्याभिषेक, तीसरा पॉइंट है अकबर का राज्याभिषेक और चौथा पॉइंट है बाबर का जन्म। तो देखिए ऐसे अब जब आप इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पता चलेगा जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना बाबर करता है। तो बाबर का जन्म ये घटना सबसे पहले होगी। अगर बाबर का जन्म सबसे पहले हुआ है तो या तो ए उत्तर बनेगा या तो सी बनेगा। इसमें से बी और डी ये कभी उत्तर में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले बाबर का जन्म होगा। अब बाबर के जन्म के बाद देखिए यहाँ पर इसका जो जन्म होता है ये 1483 फरगना में होता है, आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अकबर का राज्याभिषेक, अगर अकबर की बात करेंगे तो इसका राज्याभिषेक होता है 1556 में।
है ना। इसके बाद यहाँ पर दिया शिवाजी का राज्याभिषेक, ये होता है 1674 में। शिवाजी की का जो राज्याभिषेक है 1674 में, और औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक होता है ये 1659 में। तो यहाँ पे सब आपको क्रम से मिल चुका है। 1483, इसके बाद आएगा 1556। तो देखिए 4 के बाद आपको 3 मिलेगा, 4 के बाद अगर 3 को अरेंज करेंगे तो इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, लखनऊ समझौते पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के बीच दिसंबर 1916 को हस्ताक्षर किया गया था। देखिए लखनऊ समझौता, ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच इसमें समझौता होता है, ये दोनों मिलकर के हस्ताक्षर करते हैं। तो पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 को किया गया था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये भी पॉइंट सही है। आपको एक क्वेश्चन यहां से मैं रख रहा हूं, आपको आंसर कमेंट करना है, कौन ऐसा है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तीसरा पॉइंट दिया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में प्रस्तुत किया गया था। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, ये भी पॉइंट सही है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों बिंदु सही है, तो इसका जो सही उत्तर बन जाएगा ये विकल्प डी बनेगा, विकल्प सी बनेगा दोस्तों। यहाँ पर सी में दिया है पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होने वाला है। पहला पॉइंट दिया है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के बीच का सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। देखिए राजा राम मोहन राय की अगर बात करेंगे तो इनके लिए कितनी उपाधियां, भारतीय पुनर्जागरण का जनक सही है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर ये भी सही है, अतीत और भविष्य के बीच का सेतु ये भी सही है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, देखिए पुनर्जागरण या राष्ट्रवाद एक ही चीज है, और आधुनिक भारत का जनक ये भी सही है। देखिए एक पॉइंट में कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, तो ये यहाँ पर सही है। दूसरा पॉइंट है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में अपना दूत बनाकर भेजा था। देखिए मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, इनका पेंशन का कुछ मसला होता है, जिसके लिए ये क्या करते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था, अकबर द्वितीय ने, और कब किया था, 1830 ईस्वी में। और ये उपाधि प्रदान करके इन्होंने ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में इन्हें भेजा था, ये भी पॉइंट सही दिया गया। तीसरा पॉइंट है, शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। तो राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, ये भी पॉइंट सही है। चौथा पॉइंट इसमें दिया है, वर्ष 1829 में उन्होंने सती प्रथा विरोधी अभियान शुरू किया था। देखिए सती प्रथा विरोधी अभियान ये राजा राम मोहन राय ने प्रारंभ किया था, ये 1818 में किया था। तो 1818 में इन्होंने स्टार्ट किया था, और 1829 में क्या होता है, विलियम बेंटिक की सहायता से इसे अवैध घोषित कर दिया जाता है। ऐसे भी देखिए ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 1818 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित किया। तो पहले तो राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया था, इसके बाद बेंटिक ने इसे अवैध बताया था। तो ये 1818 में प्रयास किए थे, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा, और 1829 में विलियम बेंटिक ने इसे अवैध घोषित किया था, तो इस वजह से ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा 3 पॉइंट सही है, इसके बाद जितने पॉइंट दिए गए सब गलत है। तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं उत्तर क्या बनेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए यहां से अगर आप कोड को देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प ए में दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए 2 पॉइंट यहां पर दिए, अब दोनों में से कौन सही है इसमें देखना है। देखिए पहला पॉइंट दिया, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया। अगला डेटा दिया, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 44वें सत्र में पारित किया गया था, जो 1929 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्ण स्वराज, आप ऐसे भी पढ़ते हैं कि पूर्ण स्वराज का जो मतलब सिद्धांत है किसने दिया था, तो पूर्ण स्वराज से संबंध है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और यहाँ पर दिया जा रहा है मोतीलाल नेहरू, तो इस वजह से पॉइंट गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला पॉइंट सही है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा केवल एक, मतलब ए आंसर होगा, केवल एक सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। पहला पॉइंट दिया, 2 जनवरी 1930 को यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखिए जनवरी 1930 और दिन कौन सा, 2 जनवरी 1930, यह घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है।
अगला पॉइंट दिया गया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये सबको पता है, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1945 को, इसमें नेतृत्वकर्ता कौन कौन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट दोस्तों यहां पर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में मुख्य रूप से उग्रवादियों और नरमपंथियों द्वारा दो समूहों में हो गया था। तो ये भी पॉइंट सही है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंटवारा क्यों होता है, देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना की जाती है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। इसका उद्देश्य ये होता है कि ये ब्रिटिशर्स से भारतीयों को उनका पक्ष दिलवाएंगे, लेकिन अगले 20 वर्षों तक 1905 तक ऐसा परिणाम नहीं मिलता है जैसा कि अनुमान किया गया था। तो कांग्रेस के कुछ नेता, युवा नेता इसको लेकर भड़क जाते हैं, उनमें विवाद पैदा हो जाता है। 1905 में ही इसकी नींव पड़ जाती है और धीरे धीरे आगे चलकर 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है। ये कहां पर होता है, सूरत अधिवेशन में, याद रखना है। तो देखिए यहां पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों बिंदु सही है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, तीन के तीनों पॉइंट यहां पर सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही। पहला पॉइंट है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने मिलकर के वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश भारत में हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए वर्ष 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है, लेडी सदाशिव अय्यर ने वर्ष 1917 में मद्रास में विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये भी पॉइंट सही दिया गया। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीन के तीनों पॉइंट सही है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी होना चाहिए। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर सही दिख रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक, सही कथन बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। पहला दिया है, नवाब अब्दुल लतीफ ने वर्ष 1861 में कोलकाता में मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। देखिए ये बताया जा रहा है कि नवाब अब्दुल लतीफ ने 1861 में कलकत्ता में मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, ये बात सही है कि अब्दुल लतीफ ने मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी, लेकिन ये समय होता है 1863 न कि 1861, तो पहला पॉइंट गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकॉट ने मिलकर के 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, महादेव गोविंद रानाडे, जिनको कि एमजी रानाडा के नाम से भी जाना जाता है, और रघुनाथ राव ने मिलकर 1887 में बंबई में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही होगा दोस्तों, क्योंकि पहला पॉइंट गलत दिया हुआ है, जिसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी, केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है, तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की थी, सही है। दूसरा पॉइंट है, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट दिया, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, ये भी पॉइंट सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों पॉइंट सही है, तो इसका जो सही उत्तर बनेगा ये बनेगा विकल्प सी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। यहां पर देखिए पुस्तक दिया और यहां पर पुस्तकों के लेखक के बारे में दिया कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी हुई है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा पुस्तक किसने लिखा हुआ है। दिया है मिरात उल ममालिक, है ना, इसको लिखा है सिदी अली रीस ने, सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहां पर दिया गया है हुमायूं नामा गुलबदम बेगम, ये हुमायूं की बहन होती है, इसे भी याद रखिएगा। आगे दिया तारीख अकबरी मोहम्मद आरिफ कांधारी, ये भी सही है। और तीसरा है जफरनामा ए आलमगिरी अकील खान रजी, ये चार के चारों लेखक बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सबके सब सही है, इसका उत्तर बनेगा विकल्प डी। तो दोस्तों ये आज के क्लास के 10 क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया है। 10 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए आप कमेंट करके बताइएगा। इस प्रकार की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। और दोस्तों ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से कोई कोर्स परचेज करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।